everyone, Namaskar. Welcome to Supergrades CAT by Top Rankers. So today we will be discussing the quantitative aptitude hacks for the CAT aspirants. Yes, if we have started preparing for CAT, so what should be there so that our preparation is on track और हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, कोई भी ऐसा लूपहोल ना छूटे जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए. Getting it or not? Everyone wants to make 110% out of your 100% hard work. तो इस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करनी है अपनी मेहनत को. सो आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर हैक्स which you should keep in mind during your course of preparation and as well as during your examination. Got it? And for more such queries and videos, just press the bell icon so that you get notification and updates about the new videos coming in with more such hacks on different subjects. Okay, so let's begin with our hacks. That the first thing that you need to keep in mind, because बहुत सारे लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कोई भी हमारे प्रॉब्लम ना हो और हम कहीं पे भी किसी से पीछे ना रह जाएं. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज मेक योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग. यस, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि अरे द क्लास इज अबाउट नंबर सिस्टम और पहली क्लास में रैशनल इरेशनल होल और ये सब बताएंगे. ये तो मुझे बचपन से पता है, तो व्हाई शुड आई अटेंड द क्लास, या फिर व्हाई शुड आई पे अटेंशन. ये तो क्वेश्चन होते ही नहीं, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते हैं, तो व्हाई शुड आई पे अटेंशन टू बेसिक कॉन्सेप्ट. बट सी, ये इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वंस यू स्टार्ट लैगिंग, वो वॉइड इतना ज्यादा हो जाता है कि बिफोर द एग्जामिनेशन you never know कि अरे मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ. I have solved so many questions, I have solved so many previous year questions, I have given so many mocks, but accuracy नहीं बन पा रही है. और वो जो accuracy और solving के बीच का जो bridge है वो आपने किया ही नहीं है. And that bridge is making your basic concepts strong. You have to work on basic concepts. Basic से basic चीज भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है. इवन इफ इट इज 2 into 2 इज इक्वल टू 4, तो वो हमें एक बार तो कॉपी में लिख के देखना है और उसी के बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली ग्रेजुअली वी विल बिल्ड अपॉन दी कॉन्सेप्ट्स. Next thing is try to understand the basics well, and if you feel like there is some basic loophole in understanding the basics कि मेरे basics में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उसको ओवरडू कर दिया, ओवर शैडो कर दिया, इग्नोर कर दिया, अरे यार आता तो है नहीं तो क्यों सीखनी है ये चीज. बट ऐसा नहीं करना है, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करनी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स वेरी वेल सो दैट देयर इज नो लूप होल और नो वॉइड लेफ्ट. नेक्स्ट, फॉलो एन एग्जॉस्टिव अप्रोच. सो जो भी मैंने अभी तक बोला वो सब कुछ अगर प्रैक्टिस करते हो, मतलब हमने बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी करने हैं, हमें प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, थ्योरी भी अच्छे से समझनी है, थ्योरी और प्रैक्टिस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी अच्छे से सॉल्व करने हैं. और एक एक चीज को अगर मैं ध्यान से एक एक क्लू को कनेक्ट करते जाऊं और कोई भी क्लू ना छोड़ूं या कोई भी स्टेप ऑफ प्रिपरेशन में कोई भी लूपहोल ना छोड़ूं, तो मुझे मेरी अप्रोच क्या कहलाएगी? एग्जॉस्टिव अप्रोच. मतलब देयर इज नो लूपहोल लेफ्ट. इजी चीजें भी करनी है, डिफिकल्ट चीजें भी करनी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी करने, हायर कॉन्सेप्ट्स भी करने, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट भी करने, टेस्ट भी देने, मॉक टेस्ट भी देने, सेक्शनल टेस्ट भी देने. तो इस तरीके से अगर मैं एक एक टॉपिक के लिए एग्जॉस्टिव अप्रोच फॉलो करूं, मतलब खत्म करता जाऊंगा हर एक चीज को. मैंने कोई टॉपिक शुरू किया, उसको पूरे तरीके से अगर फिनिश कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, तो फिर उस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल की गारंटी है कि वो गलत नहीं होगा. सो दिस इज द फर्स्ट हैक that make your concepts or basics, prepare your basics well, and try to have an exhaustive approach. Let's move to the next part, that you have to work on speed maths as much as possible. और speed maths से generally हमारे दिमाग में एक perception आता है कि we have to work on fractions, we have to work on multiplications, we have to work on percentage to fractions, we have to work on ratio comparisons. तो अरिथमेटिक जैसी स्पीड में टर्म आता है हमारे दिमाग में, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरिथमेटिक सेंट्रिक वर्ड है ये, पर ऐसा नहीं है. स्पीड मैथ का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप लोगों को सिर्फ
अरिथमेटिक से रिलेटेड फॉर्मूले या फंडे या ट्रिक्स याद करनी है कि मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया, फ्रैक्शन निकालना सीख लिया, ये सब तो करना है, दिस इज मस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं करना है, दिस इज द मस्ट थिंग you should all be very well aware of, and you should all be using it in your DI and in your daily life, in your daily calculation, whatever you solve, you have that whole thing kept in your whole box of speed maths kept in your mind related to arithmetics के averages में ये ट्रिक होती है, इसमें ये ट्रिक होती है, वो सब तो दिमाग में होना ही चाहिए, लेकिन when it comes to higher maths, that is also a part of speed maths। कैसे कि हम जितना स्पीड मैथ हर एक बंदे के लिए अलग अलग होती है। सपोज वन पर्सन मेमोराइजेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज एंड ही इज वेरी केपेबल ऑफ अप्लाइंग देम इन एनी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो उसके लिए स्पीड मैथ्स हो गई। कोई अरिथमेटिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाता है, वो उसके लिए स्पीड मैथ्स हो गई। कोई इनइक्वालिटीज को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाता है और उसको बहुत सारे रिजल्ट याद है, सारी आइडेंटिटीज याद है, और कहीं भी वो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन कर लेता है, एएमजीएम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो हर जगह एएमजीएम लगा रहा है पूरे हायर मैथ्स में और उसके आंसर्स आ रहे हैं, तो वो उसके लिए स्पीड मैथ्स है। तो वेनेवर यू टॉक अबाउट स्पीड मैथ्स, सबका स्पीड मैथ का जो सेट ऑफ बॉक्स है उसमें से कॉमन पार्ट है अरिथमेटिक, बट और भी स्पीड मैथ्स का बॉक्स हो सकता है, जैसे नंबर सिस्टम में यूलर, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बहुत सारे नंबर के फैक्टर, नंबर और ये सारी चीजें हमें याद ही हो जाए। और स्पीड मैथ में जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो एएमजीएम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो याद कर लो और उनको हम एज इट इज अप्लाई कर पाए। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ पर्टिकुलर रेशियोज, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स याद कर लो, वो भी स्पीड मैथ्स के अंडर ही आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो स्पीड मैथ्स इज नॉट कन्फाइंड टू अरिथमेटिक्स, बट एज अ होल whatever you practice and whatever you memorize, जितना आप याद रख लोगे, जो भी आप याद रख लोगे, that everything will account into speed maths, है ना? मुझे प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन अच्छे लगते हैं और उसके सारे रिजल्ट्स याद हैं मुझे और मैं उनको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाता हूं, तो दैट विल बी योर सेट ऑफ स्पीड मैथ्स। गॉट इट और नॉट? और अरिथमेटिक तो सबको आनी ही चाहिए। सो नाउ let us, I have got some examples for you and these are cat questions, see, और अगर मुझे ये याद होते तो मैं इनको बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सॉल्व कर सकता हूँ। सी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो दिमाग में जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि जब भी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बोला है तो डेफिनेटली रोम्बस बनता है। और whenever they ask you कि what is the area, they are asking what area, तो ये जो नंबर दिया होता है ना, सपोज दिस इज a, तो आंसर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। सीधे याद रख लो कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, द एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, जो भी सामने कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहां पे आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 8, एंड दैट इज योर आंसर। कितनी सिंपली आंसर आ गया, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा इसको सॉल्व। क्यों? क्योंकि हमें याद है ये रिजल्ट। तो अगर आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, इस टाइप के रिजल्ट हर एक चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं या फिर हम उनको स्टैंडर्डाइज करके याद कर सकते हैं। गेटिंग इट और नॉट? सो यू हैव टू मेमोराइज as much things as you can which are standard from each and every chapter. Do not confine it to your arithmetics. Next question, how many pair of m and n of positive integers satisfy the equation this is the given equation and they are asking how many pairs of m and n satisfy this। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है, एम स्क्वायर, और एन को मैं अगर लेफ्ट में ले जाऊं माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 105। ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंस ऑफ square of two numbers is given as 105 and how many possible pairs are there, so we have to find m plus n into m minus n is equal to 105 और इसका सीधा रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है कि we have to convert this number into product of how many possible pairs of factors are there, product of the number of ways in which the number can be written as a product of टू फैक्टर्स, टू ऑफ इट्स फैक्टर्स, कितने पॉसिबल वेज होते हैं, और इसका भी रिजल्ट है सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स divided by 2. So if I talk about 105,
अब 105 के फैक्टर्स याद कर लो, दैट इज अ स्पीड मैथ, दैट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और अगर मैं जैसे ही देखता हूँ स्क्वायर, तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो उसका सीधा सा आंसर होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय टू। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 105 को फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 3 into 7 into 5, so the total number of factors will be 8. So here the answer will be 8 upon 2, which is nothing but 4. As simple as that. तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों कैट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं इनको याद रख लेता तो देखो सीधे सीधे दो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो गए, वो भी हायर मैथ्स के। बाकी लोग हाय तौबा करते रहेंगे कि अरे हायर मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन। अरे दो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, मैंने तो दो दो मिनट में कर लिए दो क्वेश्चन। कितनी देर लगी, सिर्फ 2 मिनट। सो थिंक इट इन दैट मैनर की स्पीड मैथ्स मीन्स हम जितना याद रख सकते हैं उतना याद रखेंगे। दिस इज अनदर हैक। नेक्स्ट है बेसिक्स अच्छे बनाएंगे, और जितना ज्यादा याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को स्टैंडर्डाइज करके उतना याद रखेंगे एंड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसको, while writing mocks, while writing sectional tests, while writing previous year questions, while doing previous year questions. Okay, let's move to the next part. The next part states work on accuracy. अब गलती क्या होती, याद तो बहुत सारा कर लिया लेकिन हम उसकी लिमिटेशंस नहीं याद रखते। तो भाई याद तो कर लिया पर लिमिटेशंस क्या है, ये क्वेश्चन जो हमने किए थे अभी वो दोनों ऐसे के ऐसे आएंगे तो ही सॉल्व हो सकते हैं। कुछ भी इसमें झोल है तो फिर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा या कुछ और कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। क्यों एक्यूरेसी पर काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से ही हम थोड़ी सी गड़बड़ हुई और हम उसे कह देते सिली मिस्टेक, और कोई भी मिस्टेक ना सिली नहीं होती एक्चुअली। क्यों, क्योंकि कोई भी मिस्टेक अगर सिली होती तो फिर ऐसा होता कि चलो 0.01 मार्क्स कट कर लेते हैं, मार्क्स हमेशा 1/3 ही कटेंगे आपके, तो +3 और -1 ही रहेगा। तो वो सिली मिस्टेक की वजह से जाए चाहे एक्चुअल मिस्टेक की वजह से जाए, तो मिस्टेक है, तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो वट एवर स्पीड मैथ्स वी आर डूइंग, वट एवर स्टैंडर्ड थिंग्स वी आर मेमोराइजिंग, वी शुड वर्क ऑन दी एक्यूरेसी, कि ये कहाँ कहाँ फिट होता है और कहाँ कहाँ फिट नहीं होता। वी हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट। नेक्स्ट, while solving what happens, we reach up to certain, we solve certain steps and assume कि अब तो आंसर आ ही जाएगा, उसके बाद भी लीव। और गलती क्या होती है, एग्जाम में जब ये चीज कर रहे होते हैं तो दिक्कत होती है, वहां पे हमें वो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होने लगती है, वहां पे उसके बाद प्रोसीड करने में एग्जाम में समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि हमने एक्चुअली एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप सॉल्व करने के बाद कभी एक्चुअली सॉल्व करके आंसर नहीं निकाला। हमने तो टीचर की तरह करा कि भाई ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, अरे इसके बाद तो हो ही जाएगा। जो सॉल्यूशन पार्ट है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, उस पर हमने कभी अटेंशन दिया ही नहीं, कैलकुलेशन पार्ट पे। तो आपको कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करनी है, कैलकुलेशंस पे फोकस करना है अपने को, तभी अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। छोटी छोटी कैलकुलेशन जिनको हम इग्नोर कर देते हैं ये सोच के, अरे ये तो हो जाएगा एग्जाम में कर लेंगे, वो एग्जाम्स में हिंडर करती हैं प्रोग्रेस को। कि हमको ना क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर लिया, क्लिक कर गया, लॉजिक बन गया, पर अब सॉल्व करते वक्त मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार यहाँ पे इसके आगे कैसे प्रोसीड करती है, तो बहुत ही खतरनाक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स तो दिख ही नहीं रहे। अब वो कभी हमने क्योंकि सॉल्व ही नहीं किए। अरे जब आप एक्चुअली रूट सॉल्व करते तो आपको कुछ रूट्स ऐसे याद हो जाते हैं जो कि एक कॉमन पूल है, उसी में से कुछ रूट्स होते। पर आपने क्योंकि कभी एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, आप तो ये सोच करेंगे अरे अब तो क्वाड्रेटिक है, इसके आगे तो मैं कर लूंगा सॉल्व, और एग्जाम में वो फिर आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगा। तो क्वेश्चन भी आता है, लॉजिक भी आता है, सॉल्व भी कर सकते हो, बट टाइम इतना ज्यादा लगा दिया कि सॉल्व करते करते 5 या 6 मिनट हो गए, क्योंकि ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं या कुछ और मेथड यूज कर रहे हैं। तो वी हैव टू वर्क ऑन एक्यूरेसी। और एक अगर हम ट्रायल एंड एरर या वो नहीं कर रहे हैं और हमने अगर कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कोई भी अजम्पशन ले लिया तो उसकी वजह से गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरा नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो अपन को ये वाला जो पार्ट होता है जो जनरली हम छोड़ देते हैं, हमें वो नहीं छोड़ना है। वी हैव टू फोकस ऑन दी कैलकुलेशन पार्ट एज वेल। If we come to next part, we have to, so once we have built it, suppose कोई टॉपिक चल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, एग्जॉस्टिव अप्रोच से उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसकी स्पीड मैथ पार्ट जो है वो याद कर लिया,
उसके बाद एक्यूरेसी पे भी काम कर लिया कि इसमें इस टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं और मैं ये सिली मिस्टेक करता हूँ जो कि मुझे अवॉइड करनी है। अब इतना सारा करने के बाद जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है या पूल ऑफ टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, दो तीन टॉपिक, सो डू द सॉर्ट एनालिसिस, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीकर एरियाज एंड द अदर पार्ट्स एज वेल, द थ्रेड्स। गॉट इट और नॉट? तो हमें स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं उनको और स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि अब स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करके एक तरफ रख दिए कि अरे स्ट्रॉन्ग थे, इनको अब अपन रख देते हैं, ये तो अपने को आते ही नहीं, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको बिल्कुल शार्प, उनके एजेस बिल्कुल शार्प करने हैं। जो वीकर एरियाज है ऑब्वियसली उनको इंप्रूव करना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता। कुछ क्वेश्चन बन जाते कुछ नहीं बनते। यार या तो पूरा आता है या फिर छोड़ दो। कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स एक या दो या तीन ऐसे होंगे जो हमसे कभी नहीं सॉल्व होते, तो ठीक है दो तीन बोल रहा हूं मैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 18 या 20 टॉपिक है उसमें से तुमने 15 छोड़ दिया और सिर्फ पांच में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स लेके गए कि अरे इसकी तो मैंने थीसिस थ्योरी और पीएचडी कर रखी। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक दो तीन 5% सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, तो आपको लगता है कि यार इसको अगर इग्नोर करके मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मैं छोड़ सकता हूँ, तो वो एनालाइज आपको करना होगा। लेकिन जो वीकर एरियाज है हमें उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो स्ट्रॉन्ग को और शार्प करना है और वीक को स्ट्रॉन्ग में लेके आना है, और उसके थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने की, भाई इसमें सिली मिस्टेक होती है या कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या मुझे कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है, वो सारी चीजें हमें उसमें आइडेंटिफाई करनी है। और अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि भाई इसमें हम कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। सो डू द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल टॉपिक एज वेल, फॉर अ पूल ऑफ टॉपिक एज वेल। मतलब टाइमली आपको ये शॉर्ट एनालिसिस करते रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन का, कि इतने टॉपिक हो चुके हैं, इनका स्ट्रॉन्ग ये है, वीक ये है, यहाँ पे मैं गलतियां करता हूँ और इनसे मुझे सीख के मैं नए कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू प्रैक्टिस। वंस यू आर डन विद द टॉपिक, वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हमेशा मॉक्स के साथ प्रैक्टिस करनी है विथ सेक्शनल टाइम लिमिट। ऐसे नहीं कि प्रिंट आउट निकाल लिया मॉक का और 3 घंटे में सॉल्व करना है। यू नो देर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट, हाउ मच, 40 मिनट्स। तो हमें पहले कोशिश करनी है कि जो भी मैं मॉक दे रहा हूँ टाइम लिमिट के साथ कितनी एफिशिएंसी आती है, बाद में उसको भले ही सॉल्व कर लो, लेकिन पहली बारी में हमें विथ टाइम लिमिट उसको सॉल्व करना है। देन यू हैव टू एनालाइज द मॉक। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, मॉक अपीयर हो गए, 40 मिनट में हो गए, आपने बोला था टाइमली करना है, तो मैंने टाइम लेके सर सॉल्व कर लिया। अब टाइम लेके सॉल्व तो कर लिया और फिर वो पड़ा हुआ रिजल्ट देख लिया कि अरे मेरे इतने मार्क्स आ गए, दैट्स इट सर, इतने करेक्ट हो गए। लेकिन उसको एनालाइज नहीं किया कि भाई जो मैंने सही किए थे, क्या उनके पीछे सही रीजंस थे? ऐसा तो नहीं कि मैंने तुक्के में सही कर दिए थे, हीट ऑफ द मोमेंट में क्लिक कर दिया बी पे, आंसर सही आ गया और मैं खुश हूं कि मेरे इतने आंसर सही। तो सही को भी एनालाइज करना है, गलत को भी एनालाइज करना है, दोनों को एनालाइज करके हमें ये देखना है कि मेरी जो रीजनिंग है बिहाइंड दी टॉपिक, जो कैलकुलेशन है, जो लॉजिक्स है, वो एक्यूरेटली बिल्ड हुए हैं या नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि वो टॉपिक मैं सोच रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मेरे दो तीन लॉजिक तो लग जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, नहीं। You have to analyze the mock because that is more crucial than appearing for mock. तो मॉक जब ही दो जब आप उसको एनालाइज कर सको, उसके लिए टाइम निकाल सको। 50 मॉक दे दिए और एक भी एनालाइज किया, द एफर्ट इज स्टिल जीरो। आपने 15 मॉक दिए और 15 के 15 मॉक बहुत अच्छे से एनालाइज किए, इट विल बी फार बेटर देन 50 मॉक। गॉट इट और नॉट? सो यू हैव टू appear for the mock and then analyze them. And ultimately, you have to go for the test series like Super Grades offers you, SuperCat, and previous year papers. Also, the previous year papers are available, so you can also go through them once and solve them again, keeping in mind the टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट अपने को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। टाइम लिमिट को इग्नोर नहीं करना है कि टाइम के साथ कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड वंस यू एंटर द एग्जामिनेशन, या फिर जब भी आप मॉक दे रहे होंगे, ये एग्जाम तो चलो बहुत बाद में आएगा, पर अभी अपने को मॉक देने हैं, तो मॉक में अपन को क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू स्टे काम।
मेरे वर्बल सेक्शन में क्या हुआ, डीआई सेक्शन में क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट मेरे क्यूए सेक्शन पे नहीं आना चाहिए, बेचारा लास्ट में आता है। तो क्या होता है, उन दोनों का प्रेशर जो बिल्ड होता है वो यहाँ आके वो बम फूट जाता है और हम अपना पेशेंस लूज करने लगते हैं। यू हैव टू कीप काम, स्टार्ट फ्रेश। ये 40 मिनट सिर्फ क्वांट के हैं, इसमें मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। यू हैव टू मेंटेन दैट काम, क्योंकि अब ये लास्ट के 40 मिनट है, तो ये तो अपने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करने की, इसमें से जो भी मैं ऑप्टिमम परफॉर्म कर सकता हूँ वो करूंगा। नेक्स्ट, embrace elimination. That is an important part. There are 22 questions in the mock or there are 22 questions in the actual cat, but हमें क्या पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने? नहीं। हमें, अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ देखें तो 9 पे अप्रोक्सीमेटली 99 के आसपास परसेंटाइल आए थे, 99 पॉइंट समथिंग। तो सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 अटेम्प्ट किए 9 सही, नहीं नहीं, आई एम सेइंग 9 ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट मतलब अगेन मुझे चुन के सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 9 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 9 क्वेश्चन मेरे पूरे के पूरे सही होने चाहिए, या फिर इफेक्टिवली 9 होने चाहिए कि भाई मैंने 11 किए, उसमें से मेरा एक गलत हो गया, 10 सही एक गलत, तो इफेक्टिवली 9 पॉइंट समथिंग सही हो गए मेरे, 9.66। गॉट इट और नॉट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 15 कर लिए, आधे सही आधे गलत, 18 कर लिए, 9 सही 9 गलत, नहीं नहीं नहीं। इफेक्टिवली स्कोर शुड काउंट फॉर 9 करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब 9 इंटू 3 27 एज ऑफ नाउ। हो सकता है चेंज हो जाए पैटर्न या कुछ भी हो, बट अभी के लिए तो हमें ऐसे करना है। तो हमें एलिमिनेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि 22 में से 13 क्वेश्चन छोड़ने हैं हमें और सिर्फ 9 करने हैं। तो 13 छोड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा कि कौन से 13 छोड़ूं मैं। और वो कैसे आएगा, जब आपने हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि यार मैं जब भी सॉल्व करता हूँ इस टॉपिक के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, तो ये अभी एग्जाम में तो नहीं कर रहा, मुझे तो आता है पर मैं एग्जाम में नहीं करूंगा। ये टॉपिक बहुत आसान है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मुझे याद है, और इस टाइप के मैं क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एलिमिनेशन पार्ट। नेक्स्ट, follow 3 round approach. In every mock you have to follow the 3 round approach. What is 3 round approach? First of all, when you are reading, go through the paper once, and when you are reading you will be able to solve some 2 or 3 questions, because if you are strong enough, as we have seen कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद होते हैं, हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद होते हैं और जिनके आंसर बहुत आसानी से आ जाते हैं। वो राउंड 1 है। देन राउंड 2 इज कि हमने क्वेश्चंस दिमाग में सेव कर लिए या फिर अपने रफ शीट पे लिख लिए कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, बस पेन चलाने की जरूरत है और आंसर्स आ जाएंगे। दिस इज योर राउंड 2। तो कितने क्वेश्चन हो गए? पहले 3 हो गए थे, 5 अभी हो गए, टोटल कितने हो गए? 8। अब तीसरे राउंड में मैं वो क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे आते तो हैं बट कैलकुलेशन इंटेंसिव है, और ये मैं बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले मेरे को इनको सॉल्व करने के लिए अगर मैं पहले टाइम दे दूंगा तो बाद में क्या होगा, मान लो मैंने 5-5 मिनट के 4 क्वेश्चन पहले 20 मिनट में कर लिए, तो मुझे क्या फील आएगी, यार हाफ टाइम हो चुका और मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए, रादर देन कि मैं 20 मिनट में ये 8 क्वेश्चन कर लूं जो कि कम टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, और अब मैं बचे 20 मिनट में 4 क्वेश्चन करूं, तो इट विल अकाउंट टू 12 ओनली। लेकिन अगर लास्ट में मैं बोलूं 20 मिनट में 8 हो जाएंगे, तो मेंटली अगर हम देखें एग्जाम के प्रेशर में बैठ के, हम ऐसा नहीं कर सकते कि लास्ट के 20 मिनट में फिर वो जो 8 है उनमें वही होगा जिसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, और सिली मिस्टेक की कॉस्ट एक्चुअल मिस्टेक जितनी है। गॉट इट और नॉट? तो हमें क्या करना है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 इस तरीके से प्लान करना है कि आपके इजी, देन इजी टू मॉडरेट, एंड देन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो छोड़ने ही है, वो तो हमें करने ही नहीं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, हमें जितना आता है और जितना हमें टाइम प्रोवाइड किया गया है, दोनों के अलाइनमेंट से जितना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन मैं कर सकता हूं वो करने की कोशिश करनी। गॉट इट? नेक्स्ट, कीप इन माइंड दैट एक्यूरेसी इज द की। द मेजर थिंग, बार बार हर एक स्लाइड पे या हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट एक्यूरेसी इज द की। यस, योर questions whatever you are solving should be accurate, and you should be confident enough कि भाई मैंने सिर्फ 10 किए बट 10 के 10 सही है, मैंने 12 किए शायद एक गलत हो सकता है पर 11 सही, मतलब अगर मुझे इस रेंज में फॉल करना है। गेटिंग इट और नॉट? मतलब जितना भी सॉल्व करो वो उतना करेक्ट, और वो किससे होगा, रिपीटेटिव प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे
उतना ज्यादा आपका सॉल्व होगा। जितने रिजल्ट्स याद रखोगे, जितना कैलकुलेशन पे फोकस करोगे, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आंसर के बाद वो जो दो लाइनें खींचते हैं ना कि आंसर इज 9 और ऐसे, यहां तक सॉल्व करना है डेली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एंड लास्ट थिंग, बी कॉन्शियस अबाउट कैलकुलेटर यूसेज। अरे सर हम तो कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कैलकुलेटर इज ऑन द a click of mouse, so you have to keep in mind that you cannot afford to click as many times कि 4 digit number divided by 4 digit number, और एक भी गलत हो गया तो फिर अगेन उसको डिलीट करने के लिए भी 4 times आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो you cannot afford that much of input, because that will, what will happen, it will automatically consume more time than what you are taking actually while doing it on pen and paper। तो स्पीड मैथ पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, ताकि हम स्पीड मैथ पार्ट को इतने अच्छे तरीके से अप्लाई कर सके कि हमें कैलकुलेटर की मिनिमलिस्टिक यूसेज हो, कम से कम यूसेज हो कैलकुलेटर का। मुझे कैलकुलेटर इतना यूज नहीं करना है कि भाई पता चले उस एक आंसर की वैल्यूज इनपुट देने में मुझे 4 मिनट लग गए, तो फिर क्या मतलब उस कैलकुलेटर का, गेटिंग इट और नॉट। तो हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतने अच्छे से करना है, स्पीड मैथ पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें कैलकुलेटर की कम से कम जरूरत पड़े। गॉट इट और नॉट। व्हेन इट कम्स टू वेरी क्रूशियल नंबर्स जो कि मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो get the use of, go and use the calculator. So this is all about your quantitative ability hacks, which you should keep in mind. So let us recall what we have learned throughout. Build your concepts, work on the speed math part, work on accuracy, then practice with mocks, focus on elimination, and follow a 3 round approach. You should keep all these things in mind while practicing, and you will be there. Thank you and have a nice day. Keep liking, sharing, and subscribing, and raise such queries in the comment box. Thank you.